हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस ये है मस्जिद का सेंटर लाइन प्लान। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सेंटर लाइन प्लान किस तरीके से रीड करना है और सेंटर लाइन प्लान होता कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखी जाती है, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताऊंगा। आरसीसी प्लान को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेआउट ऑफ फुटिंग को, ओके और उसका जो रेनफोर्समेंट डिटेल को किस तरीके से रीड करेंगे वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलम का डिटेल्स प्लान, है ना, शेड्यूल कॉलम दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। और जब कॉलम का हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्लिंथ बीम के लिए कि प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। और ये होने के बाद फिर आपको मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट फ्लोर के लिए बीम और स्लैब की रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस मैं ये आपके लिए लाया हूँ मस्जिद का सेंटर लाइन प्लान, जो कि काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा कॉलम भी नहीं है इसके अंदर, तो बस यही प्लान है मस्जिद का। तो फिर शुरू करता हूँ। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये है कैसा स्ट्रक्चर। तो ये मस्जिद का ये जो देख रहे हैं ये पूरा आउटर टू आउटर फेस है ये मस्जिद का, ये रेक्टेंगल शेप में। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, ये है जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं वो यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो उनके लिए ये सेपरेट ये बनाया जाता है जो कि वो सबसे आगे रहे। बाकी ये जो रेड लाइन दिख रही है ये सारे पीछे नमाजी लाइन से खड़े होते हैं, उसके लिए ये लाइन है। तो ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं होने वाला, ये जस्ट ऐसा दिखा दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जितने भी रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये सारे कॉलम्स हैं और ये है विंडो, और ये जो डबल लाइन दिख रही है वाइट ये है वॉल, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये विंडो आ गया, ये विंडो है, इधर विंडो है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर से ये कॉलम यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी विंडो दिया गया है, और यहाँ पे स्लाइडिंग डोर आने वाली है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, और ये इंटरनल हॉल का जो है ये मस्जिद का, इसका ये डायमेंशन दिया गया है और इस हॉल का डायमेंशन दिया गया है। मस्जिद में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि बीच में कहीं पे कॉलम ना आए, ताकि जो लाइन जो बनती है नमाज़ पढ़ने के लिए वो स्ट्रेट लाइन रहे और बीच में कॉलम की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉलम हो या फिर ना भी हो। अगर छोटा स्पैन रहता है तो हम कॉलम देते ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है वज़ू खाना, वज़ू बनाने के लिए। यहाँ पे ये सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पे ये नल रहता है, तो ये इतनी यहाँ पे दिया गया है वज़ू बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला था कि सेंट्रल लाइन प्लान को किस तरीके से रीड करते हैं। स्ट्रक्चर तो आप समझ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना रहेगा कि 0 कोऑर्डिनेट कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर से स्टार्ट किया है आर्किटेक्ट ने। हर आर्किटेक्ट अलग अलग हिसाब से करता है, मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी कॉर्नर से ही 0 स्टार्ट होना चाहिए, वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे इस कोने से हो या फिर इस कोने से हो या इस कोने से हो, कहीं से भी हो सकता है। तो इस आर्किटेक्ट ने यहाँ से शुरू किया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है C1, C5, C9, C13, है ना। ये जो कॉलम का जो फेस है, आउटर फेस, यहाँ से इस पॉइंट को लेना शुरू किया गया है, जिसके अंदर कॉलम आता है C1 का फेस, C5 और C9, C13 का फेस आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये C1 हो गया, ये C5 हो गया, C5 यानी कि कॉलम 5, उसका नेमिंग किया गया है। यहाँ पे C9 हो गया, इसका फेस हो गया ये वाला आउटर फेस, और यहाँ पे एक और कॉलम होएगा C13, है ना, तो ये इसका फेस। तो ये चारों कॉलम का जो फेस है यहाँ पे हमने 0 इसको कंसिडर कर लिया है। उसके बाद आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे 4.5 इंच पे C13 का सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है कॉलम का। तो C13 कहाँ गया, यहाँ पे तो नहीं है, वो है सबसे नीचे, ये है, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे लिख दिया गया है 4.5 इंच पे है 0 के बाद,
है ना, ये इस पॉइंट के बाद से 4.5 के बाद 4.5 इंच पे C13 का सेंटर पॉइंट रहेगा। और उसी तरीके से अब ये आपको पॉइंट मिल गया, लेकिन अगर आपको C13 का पॉइंट y डायरेक्शन में तो मिल गया, लेकिन अगर आपको फिर x डायरेक्शन में भी चाहिए, तो जब आपको x डायरेक्शन में भी चाहिए तो वो आपको इस तरफ देखना रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है एंड 13 एंड 14, ये 13 और ये 14 कॉलम है, तो एंड यानी कि इस कॉलम का जो एंड फेस है वो है 54 फीट 3 इंच पे, ठीक है। कहाँ से? इस पॉइंट से, ये जो 0 पॉइंट है यहाँ से, यानी कि इस कॉलम के फेस से यहाँ तक टोटल जो आता है आउटर फेस वो होता है 54 फीट 3 इंच पे। तो और इसका जो सेंटर लाइन है ये है 53 फीट 6 इंच पे, इस कॉलम का सेंटर लाइन है, यानी कि ये 13 एंड 14 का दोनों एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट ऐसा जाएगा x डायरेक्शन में, और ऊपर से जो मैंने आपको बताया था 4.5 इंच पे, उसका कोऑर्डिनेट उसका y एक्सिस नीचे आएगा, जहाँ पे 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो आपका कॉलम का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो ये होता है सेंटर लाइन प्लान। ये हमने इस कॉलम का सेंटर पॉइंट निकाल दिए। तो इसी तरीके से जितने भी कॉलम है उसका सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है। अब आपको अगर जानना है कि C1 से C2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो वो आप किस तरीके से पहचानेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C1 यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 यहाँ पे दिया हुआ है, C1, C5, C9, यानी कि तीनों कॉलम इसलिए लिखा गया है कि ये 0 पॉइंट से, यानी कि इसके फेस से 6 इंच के डिस्टेंस पे ये तीनों कॉलम का सेंटर पॉइंट आ रहा है, सेंटर लाइन आ रहा है, ठीक है। इसलिए तीनों कॉलम को एक साथ लिख दिया गया है, C1, C5, C9, यानी कि ये C1 हो गया, ये C5 और ये C9, यानी कि तीनों कॉलम का सेंटर पॉइंट एक ही है 6 इंच पे इस 0 रेफरेंस पॉइंट से, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। अब हम निकाल रहे थे कि C2 और C1 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे ये 6 इंच है। ओके, अब यहाँ पे C2 पे देखेंगे कि C2 पे डिस्टेंस कितना आ रहा है इस 0 फेस से। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ते जाता है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं देता है, ये 0 के रेफरेंस से सारा डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। आपको अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है या फिर फेस टू फेस निकालना है कॉलम का, या इनर फेस टू इनर फेस निकालना है कॉलम का, तो आपको माइनस 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 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेंटर पॉइंट के हिसाब से वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है। तो C2 यहाँ पे हम देख लेंगे, C2 और C6 और C10, ये तीनों कॉलम एक ही लाइन में है, इसलिए तीनों को एक साथ लिख दिया गया है। और ये 0 रेफरेंस पॉइंट से 12 फीट के डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये 12 फीट। तो अगर आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है तो 12 फीट माइनस 6 इंच करेंगे तो वो आपका 11.5 फीट हो जाता है, 11 फीट 6 इंच। तो वो आपका इस कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस निकल जाएगा ये दोनों को माइनस करने पे, ठीक है। अब जैसे कि ये है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस मेजर करके। अब ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये 12 फीट है ना, तो मैं ये पॉइंट ले लिया यहाँ से, और 6 इंच ये वाला पॉइंट है पहला वाला। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकल गया कॉलम का 11 फीट 6 इंच। तो बस आपको सेंटर टू सेंटर मिल गया, आप इसको आउटर से आउटर भी निकाल सकते हैं, इनर टू इनर भी निकाल सकते हैं। बस ये कॉलम का जो विड्थ रहेगा उसको आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा। अगर इनर से इनर निकालना है तो आपको माइनस करना है, और आउटर टू आउटर निकालना है तो आपको प्लस करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको अगर C2 और C3 का डिस्टेंस निकालना है तो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C2 जो है वो 12 फीट के डिस्टेंस पे है, और C3 जो है वो 24 फीट के डिस्टेंस पे है। तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12 फीट बनेगा। यहाँ पे मैं मेजर करके भी दिखा देता हूँ। ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कॉलम का 12 फीट। तो इस तरीके से हमने निकाल लिए।
और ये भी इसको हम इस तरीके से निकालेंगे जैसा ये हमने इसको ये वाले को निकाले, ठीक है। अगर आपको जानना रहेगा कि भाई C1 कॉलम ये है और C5 कॉलम ये है, तो इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, तो वो भी आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे C1 एंड C4 यानी कि C1 ये और C4 ये दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है, इसलिए इसको साथ में लिख दिया गया है। इस कॉलम का फेस तो ये 0 है, लेकिन ये साथ में सेंटर पॉइंट भी है। वो किसका है? वो है C2 एंड C3 का। ये है कॉलम C2, ये है कॉलम C3, इसका ये सेंटर पॉइंट भी है साथ में, ठीक है, 0 के रेफरेंस से। तो हाँ, अभी हमको निकालना था इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस C1 टू C5 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे 9 इंच है, ठीक है, और यहाँ पे है मेजरमेंट 29.6 इंच, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जब आप माइनस करेंगे तो आपको कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। यानी जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे आपस में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 28 फीट 9 इंच। तो ये कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस मिल गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉलम का, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस सेंटर लाइन प्लान में कॉलम का डिस्टेंस मालूम करना रहता है। मालूम करते हैं हम जब हमें कास्टिंग करनी होती है कॉलम की, उसके लिए जो स्टार्टर बनाते हैं कॉलम का, तो वो सही जगह पे प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको इसी तरीके से चेक करते हैं कि आउटर से आउटर भी चेक कर लेते हैं और साथ में उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं कि एज़ पर द प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप सेंटर लाइन प्लान को रीड कर सकते हैं और इस तरीके से आप साइट पे इसको चेकिंग और काम करवा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है प्लान लेआउट ऑफ फुटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फुटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़े फुटिंग हैं और 4 जो है 1 2 3 4 छोटे फुटिंग हैं। तो जो बड़े फुटिंग का जो साइज़ है वो यहाँ पे दे दिया गया है 6 फीट बाय 6 फीट का साइज़ है, स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पे जितनी भी फुटिंग है सबका जो साइज़ है वो एक ही है। यहाँ से लेके ये 8 फुटिंग का जो साइज़ है वो एक ही है, 6 फीट बाय 6 फीट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका साइज़ सेम है। बस ये जो छोटी वाली फुटिंग है इसका साइज़ 3 फीट बाय 3 फीट है, ये भी स्क्वायर शेप में है और ये चारों फुटिंग का साइज़ भी सेम है, ठीक है। अभी हमें ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में तो इसकी लेंथ मिल गई है फुटिंग की, सारे फुटिंग की, और हमें डेप्थ मालूम करना है। तो डेप्थ यहाँ पे नहीं दिया गया है, डेप्थ जो दिया रहेगा आपको फुटिंग शेड्यूल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर दिया गया है, एक्चुअली ये फुटिंग के लिए है तो कॉलम नंबर से ही हम उसको डिफाइन करेंगे फुटिंग को भी। तो कॉलम नंबर दिया गया है यहाँ पे C1 से लेकर C8 तक एक जैसा है सब, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है C1 C2 C3 C4 और यहाँ से C5 C6 C7 और C8। तो सबकी साइज़ एक ही है। तो यहाँ पे डेप्थ लिख दिया गया है 1 7 18 इंच का, यानी कि 18 इंच की उसकी डेप्थ रहने वाली है फुटिंग की, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसका रेनफोर्समेंट, ये तो साइज़ हो गया, अब इसके बाद हमें रेनफोर्समेंट इसके अंदर प्रोवाइड करना रहेगा। ये बॉक्स टाइप फुटिंग है तो इसका रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया गया है कि अगर शॉर्ट स्पैन रहेगा, शॉर्ट स्पैन एंड लॉन्ग स्पैन करके दिया गया है। इस लेआउट में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट स्पैन एंड लॉन्ग स्पैन की, क्योंकि दोनों स्पैन इसका बराबर है, स्क्वायर शेप में आ रहा है। अब जहाँ पे अगर रेक्टेंगल शेप में आता है फुटिंग, तब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि शॉर्ट स्पैन पे कौन सा स्टील बार दिया जाए और लॉन्ग स्पैन पे कौन सा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये इसका कॉलम बना हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर हम इस फुटिंग की बात करें 1 to 8 की, जिसमें 18 इंच की डेप्थ है, तो उसके अंदर शॉर्ट स्पैन में दिया गया है कि T12 एट 5 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो ये T है ना, ये टोर स्टील को ये डिनोट करता है। तो T यानी कि टोर स्टील, तो 12 mm का स्टील यूज़ करना है एट 5 इंच पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि स्टील का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा वो 5 इंच का रहेगा। लॉन्ग स्पैन पे भी सेम स्टील यूज़ करना है 12 mm का 5 इंच के डिस्टेंस पे। तो ये तो हो गया ये 8 फुटिंग के लिए। अब यहाँ पे ये जो 4 फुटिंग बची हुई है छोटी वाली 3 फीट बाय 3 फीट की, तो ये है इसका कॉलम का जो नेम दिया गया है इसके अंदर, वो C9 C10 C11 और C12 है। तो यहाँ पे आगे देख लेंगे तो दूसरे रो में
C9, C10, C11, C12 दिया गया है। और इसकी जो डेप्थ है ये 15 इंच की डेप्थ है इसकी। और इसके अंदर जो स्टील बार प्रोवाइड करना है वो T12 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि 12 mm का बार यूज़ करना है। लेकिन पहले ये बड़े वाले फुटिंग में 5 इंच का डिस्टेंस था, इसके अंदर 6 इंच का डिस्टेंस रखना है, लॉन्ग स्पैन पे भी और शॉर्ट स्पैन पे भी, यानी कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में सेम स्टील बार यूज़ होने वाला है और सेम डिस्टेंस पे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टॉप एंड बॉटम डिफाइन नहीं किया गया है। ये है छोटे छोटे कॉलम, छोटे छोटे फुटिंग है ना, इसमें लोड भी कम है। G+2 की मस्जिद है, तो इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे फुटिंग के लिए तो सिर्फ वो बॉटम में रहेगा, टॉप में नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कॉलम की रेनफोर्समेंट डिटेल को आप किस तरीके से रीड करेंगे। इसके अंदर आपको देखना है कॉलम यहाँ पे कौन कौन से हैं, कॉलम की साइज़ कितनी है और उसका रेनफोर्समेंट डिटेल क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये इजी, बहुत ही सिंपल ड्राइंग है जिसके अंदर सारे कॉलम, सारी फुटिंग सब सेम साइज़ में है और इसका रेनफोर्समेंट डिटेल भी सेम है। तो बहुत ही इजी ये प्लान है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कॉलम है C1, C2, C3, C4, चारों कॉलम के जो साइज़ है वो एक ही है, 12 इंच बाय 18 इंच का। तो इसके अंदर सारे कॉलम एक ही साइज़ का है। अब यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे है कॉलम C5, C6, C7, C8। अब इसका भी आप साइज़ देखेंगे तो साइज़ इसका सेम है, 12 इंच बाय 18 इंच। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो छोटे कॉलम है यहाँ पे इसकी साइज़ यहाँ पे चेंज हो जा रही है, C9, C10, C11 और C12 की। तो जो इसकी जो साइज़ है ये 12 इंच बाय 9 इंच की है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 साइज़ की ही कॉलम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है इसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स, उसका कॉलम शेड्यूल। तो इसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि आपको कौन से कॉलम में कौन सा रेनफोर्समेंट बार यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कि ये नीचे से शुरू करते हैं कॉलम के लिए, तो यहाँ पे कॉलम नंबर्स लिखा हुआ है। तो ये है कॉलम नंबर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, जो मैं ऊपर वाला कॉलम था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या स्टील लगने वाला है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या स्टील लगने वाला है। जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग रहता है उसके अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो स्टील बार थोड़ी रिड्यूस होती है, इसकी वजह से ये कॉलम प्रोवाइड किया जाता है, ये रो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसमें बस ये G+1, G+2 की है तो इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रहेगा इसके अंदर, इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके अंदर ये स्टील का रो है और ये है साइज़ का रो। तो साइज़ देख लेते हैं। साइज़ यहाँ पे 12 इंच बाय 18 इंच जो मैंने आपको दिखाया कॉलम का, वही साइज़ यहाँ पे दिया गया है। और इस कॉलम की हम बात करेंगे, अगर इस कॉलम के लिए हमें काम करना है तो स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करना है 8T16, यानी कि 6 टोर स्टील है ये, यानी कि 16 mm का बार यूज़ करना है 8 नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टील रहेगा 8 एक कॉलम के लिए और उसका जो स्टील का डायमीटर रहेगा वो 16 mm का रहेगा। बस ये हो गया। अभी इसमें और भी कुछ है नहीं, बस यहाँ पे रिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है कॉलम रिंग T8 एट 6 इंच, यानी कि 8 mm का बार यूज़ करना है 6 इंच के डिस्टेंस पे कॉलम रिंग के लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये उसी कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया गया है C1 to 8 का, C1 to 8। इसके अंदर इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है कि आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना है स्टीरअप्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 नंबर ऑफ स्टील यूज़ करना है 16 mm का। तो यहाँ पे जो स्टील बार का क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है कि ये 8 स्टील है 16 mm का। और इसके अंदर किस तरीके से इसमें प्लेसिंग किस तरीके से दी गई है वर्टिकल बार की यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो रिंग है, जो टाइस है उसको किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, सेम ऐसा ही आपको यूज़ करना है। पहले यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में दिया गया है और दूसरा ये डायमंड शेप में दिया गया है। तो ये दोनों प्रोवाइड होगा एक साथ 6 इंच के डिस्टेंस पे 8 mm के बार से। तो गाइस इस कॉलम का डिटेल हो गया कि आपको किस तरीके से स्टील बार यूज़ करना है। अब जो ये कॉलम है, छोटी वाली कॉलम ये जिसका साइज़ है 12 इंच बाय 9 इंच, तो वो है C9 to C12 तक। तो इसके अंदर रेनफोर्समेंट डिटेल कैसा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलम नंबर्स में आ जाएंगे ये वाले कॉलम पे। तो इसके अंदर C9 to C12 का नेमिंग किया गया है और उसकी साइज़ जो है वो 12 इंच बाय 9 इंच की है।
और इसके अंदर स्टील जो प्रोवाइड करना है हमें वो 6 नंबर ऑफ स्टील यूज़ करना है 16 mm का। ओके, तो यहाँ पे भी इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है। इसके अंदर 6 नंबर ऑफ़ बार यूज़ करना है 16 mm का। तो उसकी प्लेसिंग इस तरीके से होने वाली, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है C9 to C12 का। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टील बार है और जो साइज़ है वो रिड्यूस नहीं है, सेम है। यानी कि जैसा आप ग्राउंड फ्लोर पे यूज़ करेंगे वैसा ही आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी यूज़ करना है। अगर आपका हाई राइज बिल्डिंग होता तो आफ्टर 4 फ्लोर या 5th फ्लोर के बाद आप देखते तो स्टील रिड्यूस होती है और साइज़ भी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक की है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस भी दिया गया है कि कंक्रीट कौन सा यूज़ करना है और स्टील कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ पे कंक्रीट दिया गया है कि M30 का यूज़ करना है और स्टील के लिए Fe415 यूज़ करना है। तो ये कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल पूरा हो चुका है। तो गाइस हम देख लेते हैं कि प्लेन बीम के रेनफोर्समेंट डिटेल को हम किस तरीके से रीड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है प्लान प्लेन बीम का और ये शेड्यूल दिया गया है रेनफोर्समेंट डिटेल का। तो पहले मैं आपको जो लेआउट प्लान है उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। एक्चुअली है ये बहुत इजी। तो कैसा है कि जो बिगिनर्स है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। जब यहाँ से हम सीख जाएंगे तो आगे हम डिफ़िकल्ट वाला प्लान भी अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो स्टार्ट तो यहीं से होनी चाहिए, बेसिक से, सिंपल से। तो ये सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सब कुछ। तो ये जो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉलम का आपने देख लिए C1 और उसकी ये साइज़ है कॉलम की, ये जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये जितना भी लाइंस दिख रहे हैं येलो लाइंस, वो है बीम की लाइन, बीम का लोकेशन है ना। इसके हिसाब से हमें बीम को प्लेस करना है। ये भी जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये भी बीम ही है, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं इससे PB से, यानी कि प्लिंथ बीम 1। ये 1 इसका नंबर है, ये है PB1 इसका नंबर है, PB1 इसका नंबर है, PB6 इसका नंबर है। तो क्या होता है कि हर एक PB1 यानी कि प्लिंथ बीम का जो लोकेशन का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो अलग अलग रहता है, यानी कि डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसलिए उसको डिनोट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नाम दिया जाता है अलग अलग से। और जहाँ भी रेनफोर्समेंट डिटेल अगर सेम आ रहा हो तो वहाँ पे हम प्लिंथ बीम का जो नंबर है वो सेम देते हैं, ताकि एक ही चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े शेड्यूलिंग में, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम शेड्यूल में पहुंचेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PB4 है और PB4 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये वाली बीम और ये वाली बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। और उसके बाद ये है PB5 यानी कि ये दोनों की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है PB1, तो ये तीनों की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। ये PB2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये तीनों बीम की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। उसी तरीके से ये PB3 यहाँ पे, ये चारों में लगेगा PB3 का रेनफोर्समेंट। तो इसलिए सेम नंबर दे देते हैं ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े, कम से कम रो में सारी डिटेलिंग आ जाए इसके लिए। तो गाइस ये तो आप देख लिए लेआउट किस तरीके से दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इसका शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग को हम रीड कर लेते हैं। ये है शेड्यूल प्लिंथ बीम की, तो जिसके अंदर यहाँ पे इस कॉलम में बीम नंबर लिखा हुआ है PB1 से 1 2 3, यानी कि PB1 और PB2 और PB3 जो है उसकी साइज़ और स्टील सेम है, इसीलिए इसको एक साथ लिख दिया गया है। जिसके अंदर ये जो इसकी B यानी कि ब्रेथ 9 इंच और डेप्थ 18 इंच की है। तो यहाँ पे PB1 क्या क्या है देख लेते हैं, और PB2 PB3 यानी कि ये बीम ऊपर वाली PB1 ये, और यहाँ पे आ रहा है ये PB1 ये भी, तो वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ऐसा। तो ये पूरा PB1 है, ये हो गया। और PB2 ये भी PB1 हो गया है 1 2 3, और ये PB2 और ये PB3, ये 4, यानी कि ये सारा बीम का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो सेम है और उसकी साइज़ भी सेम है। और उसके अंदर स्टील जो लगाना है बीम के अंदर, तो बॉटम एंड टॉप में अलग अलग रहता है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। बॉटम में लगेगा 3 नंबर्स ऑफ बार लगेगा 12 mm का, ठीक है, 12 mm का बार लगेगा 3, और टॉप में लगेगा 2 बार लगेगा, यानी कि 2 नंबर ऑफ बार लगेगा 10 mm का, ठीक है। ये हो गया टॉप एंड बॉटम का। अब वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे सपोर्ट देते हैं, जहाँ पे
कॉलम का सपोर्ट आता है एंड टू एंड, तो वहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट में भी एक्स्ट्रा बार लगाना पड़ता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे ये बार दिया गया है कि एक बार यानी कि 1 नंबर ऑफ़ बार 12 mm का प्रोवाइड करना है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, तो ये कैसा प्रोवाइड करना रहेगा, ये आपको जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ से ये बीम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस बीम का एंड सपोर्ट जो है वो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि कॉलम के पास का। तो अगर हम ऐसा देखेंगे कि प्लान, तो लेफ़्ट एंड राइट, तो ये हो जाएगा राइट पोर्शन और ये हो जाएगा लेफ़्ट पोर्शन। तो इसके अंदर आपको एक बार यूज़ करना है एक्स्ट्रा में। आपने टॉप में तो 2 बार लगा दिए 10 mm का, उसके बाद एक बार लगाना है 12 mm का। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, टॉप में ही प्रोवाइड करना है। 2 तो आपने दिए हैं, बीच में जो गैप रहेगा वो बीच में जो तीसरा जो बार है एक्स्ट्रा बार, वो आप एक बार प्रोवाइड कर देना है। एक यहाँ पे लग जाएगा राइट में और एक यहाँ पे लग जाएगा लेफ़्ट में। अब यहाँ पे जो इसकी जो साइज़ रहेगी जो टॉप एक्स्ट्रा बार की, क्योंकि बॉटम एंड टॉप में कितना लगेगा वो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि जितना इसका साइज़ रहेगा, है ना, बीम का। लेकिन अगर आपको ये जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, सपोर्ट स्टील जो बोलेंगे जिसको, लेफ़्ट एंड राइट में, उसकी साइज़ क्या रहेगी, कटिंग लेंथ, मतलब कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। मैं आपको ये सीरीज़ पूरा ख़त्म होने के बाद टिपिकल कॉलम डिटेल्स, टिपिकल बीम डिटेल्स, टिपिकल स्लैब डिटेल्स भी आपको मैं बताऊंगा कि आपको रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा इस तरीके से बता रहा हूँ। तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि सपोज़ आपको यहाँ पे अगर लगाना है एंड सपोर्ट में, जैसे कि इसके आगे कोई भी बीम नहीं जा रही है, तो आपको वो जो टॉप एक्स्ट्रा बार रहेगा उसको 0.25 इंटू L करेंगे। L मतलब कि यहाँ से लेके इस बीम का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी लेंथ रहेगा उस लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, और जितना भी आंसर आएगा वो आपका इस पॉइंट से लेके, यानी कि कॉलम के फेस से लेके वहाँ तक का वो लेंथ जाएगा। और उसके बाद जो आप उसका जो 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो वो आपका वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा, मतलब उसको एक्स्ट्रा आप प्लस करके उसका कटिंग करेंगे। लेकिन आपको जो लेंथ मिलेगी 0.25 इंटू L, वो आपका यहाँ से शुरू होकर जहाँ तक भी जाए वो आपका ये रहेगा। और जहाँ पे बीम जो है वो कंटिन्यू जा रही है और बीच में कॉलम का सपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे आपको 0.3 इंटू L करेंगे, यानी कि L1 करेंगे, यानी कि ये जो L1 रहेगा उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा वो कॉलम के इस फेस से लेके यहाँ तक जाएगा, जहाँ तक भी जाए इसके इस लेंथ के हिसाब से, और उतना ही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। और बीच में जितना भी कॉलम का विड्थ रहेगा वो आपको फिर और प्लस ऐड, मतलब और उसको ऐड करना पड़ेगा उस लेंथ में। मैं आपको सिर्फ ऐसा ही बता दे रहा हूँ, आपको मैं डिटेल में बताऊँगा, आप बने रहें मेरे साथ। मैं वो वाली सीरीज़ भी लाऊँगा जिसके अंदर टिपिकल डिटेल्स प्रोवाइड किस तरीके से करना रहता है बीम में, कॉलम में, स्लैब में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। तो ये तो मैंने बता दिया इन जनरल, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है स्टीरप्स। अब स्टीरप्स प्रोवाइड करना है 8 mm का, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंच, 7 इंच और 5 इंच। अब इसका मतलब क्या है, तो बहुत ही ईजी है। इसका मतलब क्या होता है कि बीम के सपोर्ट के वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आता है। ज़्यादा मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए जो स्टीरप्स की जो स्पेसिंग होती है उसको वहाँ पे कम रखा जाता है। बीम के बिल्कुल बीच में मूवमेंट कम रहता है, इसकी वजह से उसकी जो स्टीरप्स की स्पेसिंग को हम थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल डिज़ाइन के लिए हमें इस तरीके से करना रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 इंच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ओवरऑल बीम में दे दिया जाए, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट पे हमें थोड़ा हैवी रखना पड़ता है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये 5 इंच, 7 इंच और 5 इंच, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्टीरप्स का।
अगर मैं इस वाले बीम की बात करूं PB1 की, 5 इंच का रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेकर इस कॉलम के फेस से लेके यहाँ तक 5 इंच रहेगा, और बीच का जो डिस्टेंस बचेगा उसमें 7 इंच का डिस्टेंस रखना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 5 इंच और जो लेना है उसके बाद जो 7 इंच का डिस्टेंस लेना है, तो कहाँ से कहाँ तक कितना लेना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना लेना है। कि सपोज़ इस बीम के बारे में हम अभी देख रहे हैं, तो इस बीम की जितने भी डेप्थ है ना, डेप्थ यानी PB1, इसकी डेप्थ कितनी है 18 इंच, यानी कि अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं तो ये 440 mm हो जाता है। जो भी बीम रहे उस बीम का जितना भी डेप्थ रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से। तो सपोज़ यहाँ पे जैसे कि ये 440 mm का इसका डेप्थ है इस बीम का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उसकी जो लेंथ आ जाएगी 0.9 मीटर की, है ना, 900 mm की। तो 900 mm यहाँ से लेके आप यहाँ तक 900 mm तक 5 इंच रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 900 mm तक 5 इंच रखेंगे, और बीच में जितना भी बचेगा एरिया, जितना भी लेंथ बचेगा उसमें आपको 7 इंच का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो आप गाइस समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जैसे कि मैंने एक रो बता दिया, तो सारी चीज़ें, सारा रो जो है वैसा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं PB6 के लिए ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रिमार्क्स में, ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपको स्टीरअप्स प्रोवाइड करना है वो ओवरऑल सेम यूज़ करना है। 4 इंच पे आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा स्टीरअप्स के लिए। और ये इसका बॉटम स्टील है, 2 नंबर ऑफ बार 16 mm का, 2 नंबर ऑफ बार 16 mm का। इसके अंदर टॉप उसके अंदर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं करना है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि आपको रेनफोर्समेंट ड्रिल को किस तरीके से रीड करना है प्लेन बीम के लिए। तो ये जो प्लान है ये है फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ पे दिख रहा है लेआउट ऑफ फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है जिसके अंदर स्लैब को भी इंडिकेट किया गया है। आपने प्लिंथ बीम में देखे थे उसी तरीके से वहाँ पे देखे थे आपने कि PB1, PB2, PB3 ऐसा लिखा हुआ था। इसके अंदर ये लिखा हुआ है B1, B2, B1, है ना, B8X, B2 है। तो यहाँ पे ये सब बीम का नोटेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे B6 इधर है और यहाँ पे B6 इधर है, यानी कि दोनों का रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगा, इसलिए सेम नाम दिया है उसका। यहाँ पे देख रहे हैं आप B7 दोनों B7 है, यानी कि दोनों की रेनफोर्समेंट डिटेल सेम रहेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप B4 यानी कि सेम रहेगी उसकी, B3। तो ये सब रेनफोर्समेंट सेम है इन सारी बीमों का, इसलिए इसका ना जो नाम जो है वो भी सेम दिया गया है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स में। तो पहले मैं ले लेता हूँ बीम के लिए। तो यहाँ पे ये बीम का टेबल दिया गया है पूरा, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ ऊपर तो बता दिया गया था कि कहाँ पे सेम बीम का नाम दिया गया है, यानी कि उसका रेनफोर्समेंट डिटेल सेम है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबका नेमिंग किया गया है, B1, B2, B3, B5, है ना, B6। तो ये सब नेमिंग दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग जो दिख रहा है रेनफोर्समेंट डिटेल्स, तो उसको मैं कवर कर लूँगा इसके अंदर। जब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे B2 देख लेंगे। तो B2 में देखो यहाँ पे 3T12 प्लस 2T12 लिखा हुआ है, यानी कि T स्टैंड फॉर टोर स्टील, मैंने आपको बताया था, ओके। यहाँ पे है ये नंबर को डिनोट करता है ये, और ये इसके डायमीटर को डिनोट करता है, यानी कि 3 नंबर ऑफ बार यूज़ करना है 12 mm का, और 2 नंबर ऑफ बार यूज़ करना है 12 mm का। तो यहाँ पे ये पाँचों बार जो है ना ये बॉटम में ही यूज़ होगा बीम के। सबसे पहले बॉटम के पहले लेयर में 3 बार प्रोवाइड करना है 12 mm का। उसके बाद वहाँ पे पिन लगा के 2 बार और एक्स्ट्रा डालना है 12 mm का। तो जब पिन लगाएंगे तो जो दोनों का जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहेगा, दोनों जो लेयर्स में रहेंगे, दूसरे लेयर वाला पहले लेयर से वो टच नहीं होगा अगर आप उसमें बीच में पिन लगा देंगे। तो पिन जो रहता है वो भी, उसको पिन बोलते हैं, उसको स्पेसर बार भी बोलते हैं, ठीक है, वो स्पेसर बार भी बोलते हैं। तो वो डालने से क्या होता है कि दोनों लेयर का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और उसके अंदर भी कंक्रीट अच्छे से जा पाएगी, इसलिए स्पेसर बार को प्रोवाइड किया जाता है इस केस में, ठीक है। ये हो गया टॉप में। तो फिर कुछ नहीं है, 2 बार यूज़ करना है 10 mm का। लेफ़्ट सपोर्ट एंड राइट सपोर्ट में एक बार यूज़ करना है 12 mm का। इसके लिए भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन चलो फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि लेफ़्ट एंड राइट का क्या फंडा है। अब मैं यहाँ पे B2 में देख लेता हूँ, ये है B2, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है बॉटम एंड टॉप का, ठीक है। अभी बारी आती है एक्स्ट्रा बार की। एक्स्ट्रा बार जो रहता है लेफ़्ट एंड राइट वाला, वो टॉप लेयर पे प्रोवाइड किया जाता है। अब 1 नंबर ऑफ़ बार यूज़ करना है, 1 नंबर ऑफ़ बार यूज़ करना है 12 mm का। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कैसे आप डिसाइड करोगे कि 12 mm प्रोवाइड तो करनी है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बीम है ये इंटरमीडिएट बीम है। कॉलम का जो सपोर्ट है वो कॉलम भी इंटरमीडिएट का कॉलम है। तो इसके अंदर आपको 0.3 इंटू L करना है। L यानी कि लेंथ ऑफ बीम, है ना। बीम का जितना भी लेंथ है ये वाला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, 0.3 से। तो जितनी भी कैलकुलेशन करने के बाद जो लेंथ आएगी वो आपको इस कॉलम के फेस से आगे तक जाने देना है। वो जहाँ तक भी जाए, जितना आपका कैलकुलेशन होगा उतना जहाँ तक भी जाए, लेकिन इतने पे आपको कटिंग नहीं कर देना है। उसके बाद आपको डेवलपमेंट लेंथ भी लेना है जो कि 40D 50D रहेगा। तो उसको ये आगे छोड़ देना है, उसको सीधा स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बीम है। अगर ये एंडिंग वाला कॉलम होता और एंडिंग वाले में हमको अगर बीम एक्स्ट्रा बार डालना होता या कोई भी बार बॉटम हो या स्टील हो, तो यहाँ पे हम उसको 90 डिग्री पे बेंड कर देते हैं। बॉटम वाले को अप साइड कर देते हैं और टॉप वाले को डाउनवर्ड कर देते हैं उसका 90 डिग्री बेंड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस वाले कॉलम के, इस वाले बीम के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड नहीं होगा, ये डायरेक्टली स्ट्रेट चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो जितना भी लेंथ आएगा तो आपको एक यहाँ पे यूज़ करना है और एक यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, अभी ये स्टीरप्स की बारी आती है। स्टीरप्स में भी ऐसा ही दिया गया है, मतलब सब में ऐसा ही दिया हुआ है। तो मैं एक बता देता हूँ आपको। ये 7 इंच है, ये 9 इंच है, ये 7 इंच है। यानी कि बीम में आपको एंडिंग में आपको 7 इंच प्रोवाइड करना है और इसके मिडल पोर्शन में आपको 9 इंच प्रोवाइड करना है। तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन है, उसका भी क्राइटेरिया है कि आप जो 7 इंच यूज़ करने वाले हो साइड में, तो उसको आप यहाँ से लेके कहाँ तक यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस भी किसी बीम का आपको स्टीरप्स डालना है, तो उस बीम की जितनी भी डेप्थ होगी उसको आप डबल कर देंगे। तो उसका जितना भी लेंथ आएगा वो कॉलम के इस फेस से लेके यहाँ तक जाएगा और इस फेस से लेके यहाँ तक जाएगा। उसके बाद जितना भी बचेगा बीच का एरिया, उसमें आपको 9 इंच के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना है स्टीरप्स को। तो ये हो गया स्टीरप्स के लिए भी। यहाँ पे दिया गया स्टीरप्स के लिए एक साथ 8 mm का बार यूज़ करना है। यहाँ पे एक और बीम मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ये बड़ी बीम दिख रही है B7, है ना, ये वाली। तो यहाँ पे B7 किधर है देख लेते हैं। तो ये है मिडल वाली बीम, ये वाली B7 ये दोनों बीम में सेम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड किया गया है। तो इसका रेनफोर्समेंट डिटेल हैवी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि उसको आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ये B7 है, ठीक है। तो B7 की जो साइज़ है ये बीम की, ये 12 इंच बाय 24 इंच है, यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो 24 इंच की है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बॉटम स्टील है, ये टॉप स्टील है। तो बॉटम स्टील में 3 बार यूज़ करना है 25 mm का। उसके बाद फिर से स्पेसर बार लगा के फिर से दूसरे लेयर पे 3 बार यूज़ करना है 25 mm का। अब 2 लेयर हो गया। फिर से तीसरा लेयर पे भी स्पेसर बार प्रोवाइड करके एक बार और लगाना है 25 mm का। तो टोटल आप देखेंगे तो बॉटम में 3 3 6 1 7 बार प्रोवाइड करना रहेगा बॉटम में ही स्पेसर बार डाल के, ताकि सबकी स्पेसिंग मेंटेन रहे, ठीक है। उसके तो सबसे फर्स्ट लेयर में 25 mm रहेगा, सेकेंड लेयर में भी 25 mm का रहेगा और थर्ड लेयर में भी 25 mm का रहेगा, ओके। टॉप में देखेंगे तो टॉप में यहाँ पे सिर्फ 3 बार यूज़ करना है 16 mm का, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट एंड राइट में भी यहाँ पे दिया गया है एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसा मैंने आपको इसमें बताया था स्पेसिफिकेशन, सेम स्पेसिफिकेशन इसके अंदर भी यूज़ होगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले B7 के पास। तो
तो B7 इधर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम का लास्ट ये जो बीम है, आगे कोई बीम नहीं है, यानी यहाँ पे बीम ख़त्म हो रहा है इस कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ तक आना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन ये है, क्योंकि ये एंडिंग वाली बीम है, एंडिंग वाला बीम है, इसके आगे कोई दूसरा बीम नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि 0.25 इंटू एल करना है आपको। एल तो आपको बता दिया था मैं, ये लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। बीम की जितनी भी लेंथ रहेगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो जितनी भी उसकी लेंथ आएगी वो आपको प्रोवाइड करना रहेगा इस कॉलम के यहाँ फेस से लेके यहाँ तक, जहाँ तक भी जाए, ठीक है। और उसके बाद उसका जो एल रहेगा वो वो आपको लेना है डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, 40D, 50D, 45D, है ना, वो उसके हिसाब से। तो उसमें आपको 90 डिग्री पे बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई बीम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे बीम आ रही है, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा बार रहेगा, जो डेवलपमेंट लेंथ निकलता है बीम के लिए, बीम के बार, स्टील बार के लिए, तो आप उसको स्ट्रेट छोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो जो लेंथ मैंने आपको बताया था, हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यू पे जा रहा है ना, यहाँ पे ये भी बीम है, ये भी बीम है, तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आपको 0.3 इंटू एल करेंगे, तो जितनी भी लेंथ आएगी वो लेंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लिया आपने। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बार में 3 बार यूज़ करना है 25 mm का। इसके बाद ये टॉप में तो ये था ही, इसके अंदर फिर स्पेसर बार लगा के सेकेंड लेयर पे आपको ये 3 बार प्रोवाइड करना है 25 mm का, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। और हाँ, और यहाँ पे बता दूँ कि स्टीरअप्स के लिए ओनली दिस बीम, यानी कि ये B7 में आपका जो स्टीरअप्स का जो डायमीटर है बार का, वो आपको 10 mm का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे T10 लिख दिया गया है। बाकी सब तो 8 था, इसलिए किसी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल बीम है, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे 10 mm का यूज़ करना है, 4 इंच पे, 4 इंच पे और 7 इंच पे, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने गाइस देख लिए। इसकी स्पेसिफिकेशन है ये आपने देख लिए कि कंक्रीट आपको यूज़ करना है M30 का, और ये Fe415 स्टील यूज़ करना है। तो ये हो गया गाइस। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इसके अंदर को बताने वाला हूँ कि स्लैब डिटेल रहेगा, उसका रेनफोर्समेंट को किस तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ पे ये भी स्लैब रहेगा। तो ये जो स्लैब है ये 2 वे स्लैब है, और ये जो दिख रहा है ये 3 स्लैब, ये तीनों स्लैब 1 वे स्लैब है, और ये है, और ये तीनों स्लैब 2 वे स्लैब है। तो ये क्या, इसके इंडिकेशन देख के भी मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ऐसी लाइन दी गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 वे स्लैब है। और जब ऐसा मार्क आप देखेंगे प्लान में स्लैब के लिए, तो यानी कि ये 2 वे स्लैब है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन से आपको समझना है कि कौन सा स्लैब 1 वे है और कौन सा 2 वे है, तो मैं आपको बता दूं एक और इजी मेथड, एक और इजी तरीका बता देता हूं कि जो स्क्वायर शेप का दिखेगा समझ जाना कि वो 2 वे स्लैब है, और जो रेक्टेंगल शेप का दिखेगा तो समझ जाना कि ये 1 वे स्लैब है। और इसका मैं आपको रेशो बता देता हूं कि रेशो क्या रहेगा उसका। सपोज़ अगर आपको ये वाला स्लैब दिया गया, तो उसको आप किस तरीके से रेशो की हेल्प से बता पाएंगे कि ये 1 वे है या 2 वे है। तो उसका ये होता है कि ये जो लॉन्गर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन करेंगे, तो वो इक्वल टू 2 या मोर देन 2 रहेगा, तो ये वो 1 वे स्लैब हो जाएगा। और 2 वे स्लैब के लिए लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन करेंगे, अगर वो लेस देन 2 रहा तो वो 2 वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स में। यहाँ पे दिया गया है स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल, शेड्यूल ऑफ टिपिकल फ्लोर स्लैब। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही टाइप्स के स्लैब है, S1 एंड S2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो S1 है ये सब बड़े वाले स्लैब है जो कि 1 वे स्लैब है, और S2 है जो 2 वे स्लैब है। यहाँ पे ये तीनों स्लैब और एक ऊपर वाला स्लैब ये। तो यहाँ पे 2 ही टाइप के स्लैब है, S1 एंड S2, ये दे दिया गया है। और इसकी ये स्लैब की थिकनेस है कि जहाँ पे S1 आपको यूज़ करना रहेगा उसके अंदर आपको 6 इंच का स्लैब यूज़ करना है, उसकी स्लैब की थिकनेस।
और जहाँ पे S2 है यानी कि जो 2 वे स्लैब है उसके अंदर आपको 5 इंच का थिकनेस रखना है स्लैब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट स्पैन स्टील और लॉन्ग स्पैन स्टील, उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड करना है। सपोज़ अगर आप S1 की बात कर रहे हैं, S1 में आपको स्टील डालना है जो कि 1 वे स्लैब है, तो उसके अंदर आपको 10 mm का बार यूज़ करना है 4 इंच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे अल्टरनेट बेंटअप के हिसाब से, ठीक है, शॉर्टर स्पैन में। तो अल्टरनेट बेंटअप तो आपको पता ही होगा कैसा होता है ना, 45 डिग्री पे बेंड करके उसको क्रैंक बार भी बोलते हैं। तो वो आपको प्रोवाइड करना है अल्टरनेट, यानी कि एक तरफ से क्रैंक रहेगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि ये स्लैब में अगर हम कर रहे हैं, सपोज़ आप यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं स्टील बार को प्रोवाइड करना, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक आए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आए, फिर इसको यहाँ पे बेंड किए, फिर यहाँ पे आपने इसको स्ट्रेट जाने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब अल्टरनेट का मतलब ये हो जाता है, फिर उसके बाद आपको जो 4 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला गया था, है ना, ये 4 इंच का, तो फिर से आपको 4 इंच का प्रोवाइड करते हुए यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ये बेंटअप हुआ और फिर यहाँ से ये स्ट्रेट चला गया, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से इसको बोलते हैं अल्टरनेट बेंटअप बार। तो आपको 1 वे स्लैब जो रहेगा उसके अंदर आपको इस तरीके से स्लैब का बार प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्गर स्पैन में उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे। ये मेन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में 8 mm का बार यूज़ करना है और उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 7 इंच का रहेगा, जो कि वो स्ट्रेट जाएगा, उसके अंदर बेंटअप नहीं रहेगा। यहाँ पे लिख दिया गया है ये 1 वे स्लैब है। अब 2 वे स्लैब के लिए यहाँ पे 5 इंच का थिकनेस है और इसके अंदर आपको 8 mm का बार यूज़ करना है 6 इंच के डिस्टेंस पे अल्टरनेट बेंटअप, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। अल्टरनेट बेंटअप का मतलब ये होता है। और ये तो हो गया शॉर्टर स्पैन पे। फिर लॉन्गर स्पैन पे भी आपको 8 mm का बार यूज़ करना है 6 इंच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, और ये भी अल्टरनेट बेंटअप रहेगा, यानी कि दोनों तरफ आपका बेंटअप बार प्रोवाइड होगा 2 वे स्लैब में। तो ये हो गया गाइस, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसके अंदर। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।